नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने शनिवार के बाद रविवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत इस हफ्ते जिनकी कुंडली चुनी गई है इनका नाम विक्रमादित्य है। विक्रमादित्य बड़ा सुंदर नाम और इनके काम भी अद्भुत हैं। ये एक ऐसे जातक की कुंडली है जो कई जगहों से घूम घुमा करके आया है और कई सारे इन्होंने कृत्य किए, कई सारे काम, कई सारी उपलब्धियां, कई जगहों पे जो है वो अपने मेहनत से लोगों की सेवा करी, समाज को कुछ नया देने का जोश है, जुनून है। और कई बार व्यक्ति हताश भी हो जाता है, उदास भी हो जाता है, निराश भी हो जाता है। ये जीवन के अंग है और ये इसलिए आते हैं हमारे जीवन में क्योंकि हम ईश्वर को कितनी मजबूती से अपने जीवन में स्थान देते हैं, क्योंकि मंदिर बनने से पहले उस जगह को समतल करना भी आवश्यक होता है और जब तक वो मंदिर समतल नहीं हो बनने से पहले तब तक उसमें भगवान की प्रतिमा स्थापित और उनको प्राण प्रतिष्ठित नहीं किया जा सकता है। तात्पर्य कहने का है कि अगर आप अपने आप को बहुत मजबूत देखना चाहते हैं, वैसे वृषभ लग्न के लोग बहुत मजबूत होते भी हैं, बेहतरीन होते हैं, मेहनती होते हैं, हठ उनका जो होता है वो बड़ा मजबूत होता है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। बहुत सारी चीजें बताऊंगा और बहुत सारी चीजें आप लोगों को इस कुंडली में समझने को मिल जाएंगी। मेरे आप कोई भी कार्यक्रम देखें ना देखें, पर कार्यक्रम जो मैंने बनाए हैं प्लेलिस्ट, जिसमें दर्शकों की कुंडली और विश्लेषण जन्म कुंडली का, ये जो प्लेलिस्ट दोनों बना हुआ है उसमें आपको बहुत सारे सूत्र मिल जाएंगे और कुंडली देखने के नायाब तरीके मिल जाएंगे। आइए मैं सबसे पहले आपको इनकी कुंडली में कुछ अच्छी चीजें बता देता हूं जो विशेषतया प्रथम दृष्टया देखने में आती हैं। सबसे पहले जन्म कुंडली में गुरु को देखते हैं। यहाँ अष्टम भाव के अधिपति होकर के वो जन्म कुंडली के दशम में बैठे हैं और वो केंद्र में बैठे हैं चंद्रमा से, जो कौन है तृतीय भाव के अधिपति, यानी कि तृतीय भाव के अधिपति और जन्म कुंडली के अष्टम भाव के अधिपति गुरु, ये दोनों एक दूसरे से केंद्र में हो गए। और अष्टम भाव के अधिपति होने के साथ साथ पापी भाव के भी अधिपति होते हैं। इस कुंडली में देवगुरु बृहस्पति पापी भाव के रूप में या पापी भाव के अधिपति के रूप में जाने जाते हैं या मारक ग्रह के रूप में भी जाने जाते हैं। इस कुंडली के लिए अच्छे नहीं होते देवगुरु बृहस्पति और दूसरे नंबर पे चंद्रमा, मतलब ये दोनों ही ग्रह अच्छे नहीं होते। मारक ग्रह के रूप में प्रबलतम स्थिति में मंगल भी देखे जाते हैं, मतलब तीन ग्रह चंद्रमा, मंगल और गुरु अच्छे ग्रह के रूप में स्थापित नहीं होते। ये एक सामान्यतया वृषभ लग्न की कुंडली में सभी जगहों पे ये बात घटित होगी, पर कोई आवश्यक नहीं है कि इनकी दशा हमारे लिए अच्छी नहीं रहे, या कोई आवश्यक नहीं है कि इनकी दशाओं में हमें जो है वो परेशान होने की कोई विशेष कारण की स्थिति बनती है। ऐसा नहीं है, ये बताएंगे कैसे। पर जातक के ऊपर से कौन सी चीजें घटित होती हैं, जैसे अष्टम भाव के अधिपति का दशम में आना और दशम भाव के अधिपति का शत्रु के घर में बैठना और शत्रुवत नहीं होना, क्योंकि जहां मंगल की राशि बनी है उससे निकटस्थ ही होकर के मंगल बैठे हैं और क्रमशः मंगल का अष्टम में जाना थोड़ी बहुत व्यक्ति को बीमारियों से, पेट से संबंधित समस्या और नाभि के नीचे के क्षेत्र को प्रभावित करते हैं, गुप्त तरीके से रोगों की उत्पत्ति करते हैं। तो हमें कई बार अतिरेक भोजन या कम भोजन या अनबैलेंस्ड डाइट के कारण कई बार हमारी समस्याएं बढ़ सकती हैं। ये अष्टम के मंगल का प्रभाव हो सकता है। और अष्टम भाव के अधिपति का दशम में बैठ जाने से परिणाम यह होगा कि व्यक्ति को पिता का सुख कम मिलता है, या पिता कई बार होते हुए भी नहीं के बराबर होते, या उनका प्रभाव कम होता है, या कई बार उनसे सामना कम होता है। आप इनमें से कोई भी एक चीज जोड़ करके या कोई भी एक चीज आपके ऊपर से ये चीज लागू हो जाती है। ये इसलिए क्योंकि अष्टमेश यहां बैठे थे और दरअसल उसके केंद्र में जब आप उससे 10 घर आगे जाते हैं तो शनि जैसा ग्रह बैठा है जो भाग्य भाव का अधिपति है और दशम भाव का भी अधिपति है, जो पिता का क्षेत्र होता है। तो पिता के क्षेत्र पापक ग्रह के अधिपति, पापक भाव नहीं है, ये सर्वाधिक मजबूत केंद्र होता है दशम स्थान के अधिपति का दशम में होना और गुरु जैसे ग्रह से केंद्र में होना, चंद्रमा जैसे ग्रह से केंद्र में होना, और चंद्रमा की नीच दृष्टि दशम भाव के अधिपति शनि पे पड़ रही है। बहुत गंभीर बात है। चंद्रमा की नीच दृष्टि वृश्चिक राशि
किस पे पड़ी? दशम भाव के अधिपति पे। दशम भाव में कौन बैठा? अष्टम भाव के अधिपति। इसका मतलब है कि दो चीजें सामने से निकल के आती हैं। सबसे पहले तो जातक अपने क्षेत्र में विख्यात होता है, जहां कहीं भी वो रहता है उस जगह पे उस आसपास के लोगों से, पशु पक्षियों से, जीव जंतुओं से, आसपास के सभी लोगों से उसकी बहुत अच्छी बनती है। बहुत अच्छे लोगों से भले परिचय ना हो, पर जो भी होते हैं वो अच्छे होते हैं। और व्यक्ति धर्म से, अध्यात्म से, उच्च शिक्षा से, विदेशी शिक्षा से, कई जगहों से व्यक्ति शिक्षा भी अर्जित करता है। उसके पीछे का कारण ये शनि, क्योंकि वृश्चिक राशि में बैठे, ध्यान से समझिएगा, क्योंकि वृश्चिक राशि में बैठे हैं और काल पुरुष की कुंडली में ये शनि यहां बैठे हैं, मतलब वृश्चिक राशि शोध की राशि में बैठे हैं। काल पुरुष की कुंडली में 8 नंबर यहां लिखा होता है। जब आप काल पुरुष की कुंडली कहने का मतलब 1 नंबर की राशि यहां, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब है कि ये शनि जो आपको यहां दिख रहे हैं, अगर काल पुरुष की कुंडली बनाई जाएगी तो ये शनि यहां बैठे दिखेंगे, और ये मंगल 9 नंबर में दिखेंगे यानी कि यहां, और ये जो गुरु 11 नंबर में बैठे हैं वो यहां दिखेंगे, और ये जो राहु 12वें में बैठे हैं वो यहां दिखेंगे। मतलब 1 नंबर की कुंडली जब बन जाती है तो उसे भगवान यानी कि परम पुरुष या काल चक्र की कुंडली बना दी जाती है या कह दी जाती है। इसका मतलब क्या है कि शनि जो आपकी कुंडली में उच्च शिक्षा के अधिपति हैं, वो वस्तुतः शोध की राशि में बैठे हैं, अष्टम भाव में बैठे हैं, या अष्टम भाव की राशि में नैसर्गिक रूप से जो राशि 8वें भाव में बनती है उसमें बैठे हैं। इस वजह से व्यक्ति हमेशा ही चिंतन में रहने वाला, एकांतवासी, अपने आप में मगन और मशगूल रहने वाला, शुद्धतम व्यवहारों को करने वाला, छुप करके वार करने वाला, और सामने से प्रकटतया भी कई बार विरोध कर देने वाला होता है। यह स्वभाव की बात है, क्योंकि अष्टम भाव स्वभाव का भी होता है। मूलतया नेचर का जो बनना होता है वो अष्टम भाव से ही होता है। जन्म कुंडली में आप जब बहुत ही निकट से देखेंगे तो 8 नंबर की राशि में जब भी शनि बैठे होंगे तो व्यक्ति को बहुत ही गंभीर शरीर का, गंभीर वक्ता, गंभीर लेखन शैली, छोटी उम्र में ही बहुत अच्छे लेखन का मालिक, बहुत सुंदर जो है वो लिखावट, और बहुत सुंदर प्रकृति का गंभीर बना देते हैं। कारण क्या होगा? अगर 2 मिनट के लिए मैं आपको एक परिभाषा दूं तो अगर मान लीजिए शनि 8 नंबर है तो यहां बैठेंगे, अगर तो यहां से बैठ करके उनकी दृष्टि यहां जाएगी द्वितीय भाव पे, और अष्टम भाव में जब उनकी राशि बनी हो या अष्टम भाव की राशि में शनि बैठे हो तो निसंदेह व्यक्ति को गंभीर बना देते हैं। अब वो आदर ढूंढता है हर जगह से, और जब वो उसको नहीं मिले तो वो थोड़ा चिंतित हो जाता है। जब उसके मेहनत के बराबर उसको परिणाम ना मिले तो निश्चित रूप से वो परेशान होता है। मेहनत करने के बाद उसको अपने रोजगार में वृद्धि होती है। इसका एक कारण यह होता है कि जन्म कुंडली के पापी भाव के अधिपति, ध्यान से देखिएगा, जन्म कुंडली के पापी भाव के अधिपति और मृत्यु भाव के अधिपति जन्म कुंडली के दशम स्थान में बैठे हैं। इस कारण से कई बार व्यक्ति रोजगार में समस्याओं से बढ़ता हुआ, जूझता हुआ, लड़ता हुआ, उनसे जो है वो कश्मकश में रहता हुआ आगे बढ़ता है। पर अगर गुरु की दशा चल रही है, अभी इनकी कुंडली में वर्तमान में गुरु की दशा आई ही है 2021 के 9वें महीने में, जो निसंदेह कितने भी अशुभ हो फिर भी वो शुभता दे ही देते हैं, और चंद्रमा से केंद्र में होने के कारण यहाँ पे योगों का निर्माण होगा। जो लाभ भाव के अधिपति हैं वो अपने भाव के 5वें भाव से केंद्र में बैठे हैं, और निसंदेह यहाँ पे 8वें भाव के अधिपति गुरु तीसरे भाव के अधिपति से भी केंद्र में बैठे हैं। इस वजह से कई बार ये उतार चढ़ाव भरे पल जीवन में रहते हैं। मतलब करियर वाले दृष्टिकोण से देखो तो ऐसी अवस्था में व्यक्ति को गंभीर काम करना चाहिए, बुद्धि लगा करके कहाँ धन कमाना है। आप शारीरिक मेहनत ना करें, आप बुद्धि से मेहनत करें। कुर्सी पे बैठे, बिस्तर पे बैठे, घर पे रहें, क्योंकि ये जो केंद्र में राशियां बनी हैं 2 5 8 11, ये यही कह रही हैं कि व्यक्ति को कहीं भी दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। आप अपने घर का कारोबार संभाल सकते हैं। माता पिता के द्वारा दिया गया धन आपके पास इतना है कि आप उसमें आराम से अपना जीवन बिता सकते हैं। खुद के लिए कुछ ऐसा काम करना चाहिए जिसमें विश्व में प्रसिद्धि मिले। निसंदेह व्यक्ति सामाजिक क्षेत्र के लिए बहुत ही उन्नति का कारक सिद्ध हो सकता है। राजनीति में, लोक सेवा के कार्यों में, जन जीवन को किस तरीके से ऊपर उठाना है इस क्षेत्र में व्यक्ति काम कर सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 11वें भाव के अधिपति गुरु जन्म कुंडली में दशम स्थान में बैठ करके
चतुर्थ भाव को देख रहे हैं और स्वयं जनता के भाव में बैठे हैं और मास वोट वाले क्षेत्र में भी बैठे हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति कई बार पुत्र के प्राप्ति होने के बाद ही उसके वास्तविक परिणाम उसको देखने के मिलते हैं। ऐसा मैंने क्यों कहा? क्योंकि पंचम भाव के अधिपति पंचम भाव में सूर्य जैसे ग्रह के साथ बैठे हैं। व्यक्ति का भाग्योदय उसके पुत्र की प्राप्ति के बाद हो, विवाह हो या ना हो, पर पुत्र अवश्य होना चाहिए। मैं एक बात और कहता हूं, शनि का सप्तम भाव में वृश्चिक राशि के बैठने से और उस पर राहु की दृष्टि नीच की पड़ जाने से विवाह करने में व्यक्ति को मशक्कत, मेहनत या फिर कई बार थोड़ा न्यूट्रल हो जाता है। उसके पीछे का एक कारण यह भी होगा कि इनकी कुंडली में चंद्रमा 9 डिग्री के कृतिका नक्षत्र में बैठे हैं और लग्न बना है 17 डिग्री का, जो कि रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण का लग्न होगा। रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण के लग्न के अधिपति जो होंगे वो बुध होंगे और शनि का संबंध इनके चरण के अधिपति से हो जाता है। रोहिणी नक्षत्र के अधिपति होते हैं चंद्रमा, इस चरण के अधिपति हो जाएंगे बुध। अब जरा विचार करिएगा, चंद्रमा और बुध और लग्न के अधिपति बन गए शुक्र। अब इन तीनों के संबंधों को जब देखते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़े से मिसमैच होने की स्थिति बनती है, परंतु कुछ स्थितियां जो मैं देख रहा हूं, यहां पे नक्षत्र का प्रभाव जातक को वैश्य वर्ण का बना देता है। व्यक्ति वैश्य वर्ण का है, इस वजह से सबके साथ सामान्यतया सबके साथ संतुलित होकर के अपना जीवन निर्वाह कर लेगा। उसको बहुत ज्यादा किसी से मतलब ना भी रहे और बहुत ज्यादा समाया हुआ नहीं रहता है। अपने आप में मशगूल, अपने आप में मदमस्त रहने वाला, गंभीर चाल से घर में प्रवेश करने वाला और गंभीरता से अपनी मजबूती परिपुष्टित करके वापस चला जाता है। एक ऐसा व्यक्ति जिसकी कुंडली में बहुत सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी, जैसे गुरु और चंद्रमा का केंद्र में होना, शनि के ऊपर चंद्रमा की दृष्टि का होना, चंद्रमा के ऊपर शनि की दृष्टि का होना और शनि की 10वीं दृष्टि, शनि की तीसरी दृष्टि यहां पड़ेगी तो भाग्य का बल दे और व्यक्ति के एजुकेशन में कई सारे क्षेत्रों का लाभ मिल जाता है। कई बार मनमाना पढ़ाई ना करने का एक दम जो है वो एक दंश भी व्यक्ति को झेलना पड़ता है कि मुझे ये करना था, मुझे ये करना था, मुझे ये करना था। ऐसा इस वजह से हो सकता है क्योंकि शनि जो है वो वृश्चिक राशि में बैठे हैं, तो ये एक छोटा सा प्रभाव व्यक्ति के ऊपर रहता है। और शनि की 7वीं दृष्टि यहां पड़ेगी, इस वजह से व्यक्ति के स्वभाव में भी गंभीरता और उसके काम में एक अलग तरीके का जो है वो अल्हड़पन देखा जाता है या अनोखी चीजें देखी जाती हैं, जो उसके जीवन में बहुत ही अचानक से बहुत सारे ऐसे कृत्य होते हैं जो सामान्यतः व्यक्ति की पहुंच से परे हो जाए। कई बार वो ऐसी धारणाओं को विकसित करने वाला हो जाता है जहां वो कभी उन सब चीजों के बारे में सोचता भी नहीं है। उसके जीवन में कई बार ऐसे कृत्य हुए हैं जो बिल्कुल भी कोई उसका जो है वो कोई स्थान ही नहीं था। उसने कई बार ऐसे कृत्य किए हैं जो अचानक ही बने हैं और अचानक ही दिमाग में चीजें आई और अचानक ही वो बात घटित हो गई। ऐसी चीजें होती हैं। रैंडमली बहुत सारा काम व्यक्ति कर देता है, बहुत सारा जो है वो कोई प्लान नहीं है, फिर भी वो काम हो रहा है। और कुछ चीजें भविष्य के गर्त में छोड़ करके भी व्यक्ति मेहनत करता रहता है, ये चीजें भी होती हैं। या कई बार ऐसी अवस्था में कि जब लग्न में चंद्रमा बैठ जाते हैं तो व्यक्ति बहुत ज्यादा स्पष्ट मन का होता है, लेकिन वो एक सही व्यक्ति ढूंढता है कि अपनी बात वो किससे कह सके और शायद अभी तक उसे कोई मिला नहीं है जिससे वो अपने मन की बात कह सके। ऐसी चीजें, क्योंकि चंद्रमा अपने ही तरह का स्पष्ट और प्रखर वक्ता या प्रखरता से उसकी बात को जो सुन सके, बहुत ही गहराई से उसको समझ सके, ऐसे व्यक्ति को जीवन में ढूंढने की इच्छा है या फिर वो ढूंढ रहा है, जो अब उसे अभी तक नहीं मिले। सूर्य और बुध का यहां बैठना और इस भाव के अधिपति से मंगल का केंद्र में होना, गौर करिए, मंगल और बुध एक दूसरे से केंद्र में है, चौथे बैठे हैं ना, तो इस भाव से चौथे बैठने से चतुर्थ भाव से मंगल का, पंचम भाव से मंगल का केंद्र में होना। चरण के बारे में मैंने बात बता रखी है कि व्यक्ति का जन्म 17 डिग्री 55 कला रोहिणी नक्षत्र के तीसरे चरण में होगा। रोहिणी नक्षत्र के अधिपति चंद्रमा होंगे, उस चरण के अधिपति बुध होंगे और ये लग्न जो बना है वो वृषभ का बना है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति की कुंडली में शुक्र की दशा अच्छी जाएगी क्योंकि वो लग्नेश होंगे, लेकिन वो फिर भी इस कुंडली के लिए थोड़े से कमजोर ग्रह के रूप में ही देखे जाएंगे। इसके पीछे का कारण ये होगा कि वो उनकी मूल त्रिकोण जो राशि है वो जन्म कुंडली के 6वें स्थान में उलझ रही है
मतलब अच्छे भाव के अधिपति नहीं होते, दुह स्थान में जाकर के बैठ जाते हैं या दुह स्थान में बैठे हैं या दुह स्थान का भी भाव इनको मिला होता है। इस वजह से कई बार वो, हालांकि यहाँ पे व्यक्ति को कई बार ऋण में व्यक्ति को उलझते हुए भी देखा जा सकता है। कारण का क्या होगा यहाँ पे कि छठवें भाव के अधिपति होकर के छठवें में बैठे तो व्यक्ति दे करके कई बार उलझ जाएगा। और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे गुरु की दृष्टि पड़ रही है। व्यापारिक सोच के कारण व्यक्ति ऐसा कि चलो मुझे मुनाफा होगा ऐसा सोच करके देता तो है, पर सामने वाले अष्टम भाव में मंगल के बैठने के कारण वो लेकर के डूब जाते हैं। ऐसी कई बार चीजें देखने को मिल जाती हैं। इस वजह से लेन देन के प्रक्रम में व्यक्ति को सीधे तौर पे उपस्थित नहीं होना चाहिए या इन सब चीजों से बहुत ज्यादा बच के ही रहने की आवश्यकता है। चतुर्थ भाव के अधिपति का पंचम भाव में आना ये बहुत अच्छा योग बनाएगा, जो व्यक्ति के जीवन में केंद्र त्रिकोण के योग तो बनाएंगे ही, साथ ही साथ ये सूर्य जो बैठे हैं वो उत्तरा फाल्गुनी के बैठे हैं, अपने नक्षत्र में होने से उनके पास आत्मबल हो, और बुध बैठे हैं हस्त नक्षत्र में जिसके अधिपति चंद्रमा लग्न में बैठे हैं उच्च के। इसका मतलब है कि व्यक्ति बिल्कुल ही साफ मन का है, उसके दिमाग में कोई भी कमजोरी नहीं है और उसके दिमाग में किसी भी तरीके का कोई अल्हड़पन नहीं है। मतलब एक तरीके से वो ये कह सकते हैं कि बिल्कुल ही शुद्ध मन का है, उसके दिमाग में कोई भी भ्रम नहीं है। हाँ, कई बार लोग उसे समझ ना पाए ऐसी स्थिति हो सकती है, क्योंकि चंद्रमा को समझना सबके बस की बात नहीं है। आप भौतिकीय धरातल पे चंद्रमा को छू सकते हैं, पर वस्तुतः चंद्रमा मन का कारक होता है, उसको कोई छू नहीं सकता। इस वजह से कई बार इनके मन को छूना बड़ा कठिन होगा। तो इनके दिमाग में जो भी चीजें चलेंगी कई बार वो उन तक ही वहीं तक सीमित होके रह जाती हैं, वो धरातल पे कई बार सामने से आ ही नहीं पाती हैं। इस वजह से भी कई बार उसका प्रभाव व्यक्ति के कर्म क्षेत्र में भी दिख जाता है और उसके स्वभाव में भी दिख जाता है कि व्यक्ति वस्तुतः करना क्या चाहता है। कई बार वो खुद भी कंफ्यूज होता है, थोड़ा अनक्लियर सा होता है। मतलब उसे कहीं ना कहीं किसी ऐसे व्यक्ति की आवश्यकता है जो उसको सपोर्ट करके आगे बढ़ाए। और मैं समझता हूं कि ऐसी अवस्था में व्यक्ति को निस्संदेह, चूंकि अगर आप देखें तो राहु की नीच दृष्टि यहां पड़ी है और सूर्य बुध केतु के साथ यहां बैठे हैं, ऐसी अवस्था में राहु केतु का प्रभाव यहां पड़ जाने से पंचम भाव में कमजोरी बनेगी। और जो क्रिएटिविटी व्यक्ति को मिली है, लेखन क्षमता, तार्किक क्षमता, बुद्धिमानी, मजबूती, हट्ठे कट्ठे शरीर का, दिव्य विशालकाय देह, ये सब वृषभ लग्न के कारण हुआ है। स्थिर राशि है ना, लग्न में जब स्थिर राशि बन जाएगी तो व्यक्ति को गंभीर बना दे, और स्थिर राशि के होने के कारण सारा काम स्थिर धीरे 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 हो। और पंचम भाव आपकी कुंडली का सबसे बलवान भाव बना है। पंचम भाव रिकग्निशन का होता है, यश का होता है, पिता के प्रेम का होता है, समाज से मिले हुए यथेष्ट प्रभाव का होता है, मजबूती का होता है, कीर्ति का होता है, सम्मान का होता है, प्रभाव का होता है, प्रीत का होता है, प्रेम का होता है। कई बार व्यक्ति जो है वो पसंद तो किसी को करता है पर बता नहीं पाता या बोल नहीं पाता, या कई बार व्यक्ति जो होता है वो मन ही मन उस चीज को दबा करके रखता है और कभी वो किसी को निकाल नहीं पाता। ये चीजें होती हैं क्योंकि सूर्य के ऊपर राहु का जब प्रभाव रहे और गुरु के ऊपर, गुरु के ठीक आगे राहु बैठे हों या उनके भाव में एक राहु बैठे हों, तो कहीं ना कहीं व्यक्ति के प्रभाव में थोड़ी सी कमजोरी अवश्य मिल जाती है। चंद्रमा के ऊपर जब शनि का प्रभाव होता है तो व्यक्ति जो है वो आइसोलेट रहना चाहता है, अलग रहना चाहता है, थोड़ा अलग थलग सा होता है। हो सकता है कि उसको कई बार लोगों से ये शिकायत है कि मुझे कुछ समझ नहीं रहा, मैं अपनी बात किसी से कहूं, पर वो ये बात भी नहीं कह सकता किसी से, क्योंकि लग्न में चंद्रमा उसको इतना ज्यादा प्योर बना देते हैं कि कई बार वो बिल्कुल ही डिप्लोमेट नहीं होता, बिल्कुल ही एक उस लेवल पे जाकर के अपने आप को स्थापित कर लेता है जहां से सारे लोगों के विचार नीचे और तुच्छ मालूम पड़ते हैं। एक मनस्विता का भाव, शुद्धता का भाव, वैमनस्व से परे, एक ऐसा दिव्य पुरुष जिसके अंदर साधुता भरी हो, जो बिल्कुल ही दिव्य देह का है, गंभीर है और पुरुषार्थी है। क्योंकि वो जन्म कुंडली में कई बार भाग्य की बात नहीं मानता, कर्म को ही सबसे आगे रखता है और उसी चीज को फोकस करके वो आगे बढ़ता है। ऐसा सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि दशम भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं और पराक्रम भाव के अधिपति लग्न में उच्च के होकर के बैठे हैं। तो गौर करिए, तो लग्न में और केंद्र में किनका प्रभाव ज्यादा रहा?
पराक्रम भाव के अधिपति का। व्यक्ति की कुंडली का कम्युनिकेशन चैप्टर बहुत ऊंचा और अच्छा बना हुआ है, तो व्यक्ति अपने कम्युनिकेशन से, व्यक्ति इंटरनेट से, कंप्यूटर से, टेक्नोलॉजी से, तकनीक के जानकारी से, बुद्धि के प्रबलता से, बुद्धिमानी से, अपनी बुद्धिमता से और बिल्कुल ही पानी की तरह स्पष्ट बोल करके धन कमा सकता है। शनि जो जन्म कुंडली में जनता के कारक होते हैं, सूर्य जो जनता के राजा के कारक होते हैं, गुरु जो व्यक्ति को गांभीर्य बना देते हैं, गांभीर्य देते हैं, वो सब जन्म कुंडली में अच्छी स्थिति में बैठे हैं। पंचम भाव में सूर्य तो वस्तुतः बैठते हैं क्योंकि उनकी राशि वहां बनती है, और बुध के साथ बैठ जाने पे व्यक्ति में दिव्य अलौकिक बुद्धिमानी का प्रदर्शन करने वाला, बुद्धि का मालिक गणेश जी की तरह व्यक्ति गंभीर और निश्चित रूप से बड़े उदर का होता है। दिव्य चौड़ी छाती, दिव्य भुजा का मालिक और निस्संदेह व्यक्ति गंभीर पद चिन्हों का होता है। जहां उसके पद पड़ जाए तो वहाँ दिव्य छाप पड़ जाती है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति को राजनीति, ऐसी अवस्था में व्यक्ति को समाज सेवी संस्थाओं से, ऐसी अवस्था में व्यक्ति को धार्मिक संस्थाओं से, ऐसी अवस्था में व्यक्ति को दिव्य ऐसे क्षेत्रों से जुड़ करके काम करने का, जैसे फाउंडेशन हो जाए, कोई ट्रस्ट हो जाए, कोई सामाजिक संस्था हो जाए, कोई उसको क्या बोलते हैं जो सामाजिक क्षेत्र में क्या बोलते हैं उसको, जो एनजीओ बोलते हैं ना, हाँ ऐसा कुछ, ऐसा ही बोलते हैं ना, मुझे पता नहीं, जो सामाजिक क्षेत्र में काम करती हैं संस्थाएं, एनजीओ ही कहते हैं शायद, क्या बोलते हैं देख लेना। तो उससे जुड़ करके या ऐसे किसी संस्थान की जो है वो स्थापना करके अपने आप को मजबूती से सामने ला सकता है। जैसे वृक्षारोपण, जैसे पुस्तकों के अध्ययन के मामले में, जैसे कोई लाइब्रेरी खोल दे, जैसे गरीब बच्चों में पुस्तक बांटने का काम, जैसे गरीबों के लिए कोई काम कर दे। ये सारे क्षेत्र करियर के मामले में आपके दरवाजे खोल सकते हैं, क्योंकि केंद्र में गुरु बैठे हैं, चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं। इसे राष्ट्रपति योग मैं कहता हूं, क्योंकि व्यक्ति कभी भी छोटे कल पुर्जों पे काम नहीं करे। मेरी खुद की कुंडली में गुरु और चंद्रमा केंद्र में बैठे हैं, लो ना मैं बोल दिया, दशम भाव में चंद्रमा और चौथे 7वें भाव में गुरु। तो व्यक्ति छोटे कामों में कभी भी उलझ करके और उलझा करके खुद को ना रखे, और अपना जो प्रभाव है और निश्चित रूप से बाजार में फैलाने के लिए किस तरीके से जुगत लगाई जाए, इस पर विचार करें। छोटे लक्ष्यों को बनाने के बाद व्यक्ति पिस करके रह जाएगा, क्योंकि लग्न में चंद्रमा व्यक्ति को बहुमुखी, बहुआयामी और बहुत ही प्रतिष्ठित बनाने का काम करना चाहते हैं, जिसके लिए व्यक्ति तलाश रहा है अवसर, पर मिल नहीं रहा। कारण इसको तलाशते हैं। इधर आइए, जन्म कुंडली के पंचम भाव के अधिपति सूर्य के साथ बैठे हैं, जो चतुर्थ भाव के अधिपति हैं। चतुर्थ और पंचम के अधिपति का एक साथ जाना मतलब प्रतिष्ठित होने का योग तो है, आगे शुक्र रास्ता भी क्लियर कर रहे हैं, और जन्म कुंडली में गुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव पे है, और जन्म कुंडली में शनि की दृष्टि भी चतुर्थ भाव पे है। यानी कि गुरु और शनि, भाग्य भाव और दशम भाव के अधिपति का जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव को देख लेना, और उसके ठीक पीछे स्वग्रही शुक्र और मित्र की राशि में मंगल जन्म कुंडली में बैठे हैं। इसका मतलब है कि इसके पीछे अगर कोई शुभग्रह और मित्र का ग्रह बैठा हो, स्वराशि का बैठा हो, तो व्यक्ति की कुंडली में दाम्पत्य का सुख भी है, संतान का सुख तो पहले से मिला ही है, दाम्पत्य का सुख भी है, क्योंकि उसके ठीक पीछे शुक्र स्वग्रही और अच्छी स्थिति में बैठे हैं, कमजोर नहीं है। और गौर करिए तो उस पर गुरु की दृष्टि भी है। इसका मतलब है कि व्यक्ति की कुंडली में अनुभव अलग से मिला हुआ है, कई सारे क्षेत्रों का अनुभव मिला है और मिलेगा निसंदेह। आप इसको यहाँ पे देखिए, शुक्र चंद्रमा का केंद्र में होना, उच्च का शुक्र हो जाए, यहाँ स्वग्रही और यहाँ उच्च के, इस कुंडली के वो पंचमेश, जहाँ पंचम भाव भी उच्च का है, गुरु की दशा चल रही है। जन्म कुंडली में अष्टम भाव के अधिपति और गुरु में आ रहे हैं शनि। जन्म कुंडली में 2023 के नवंबर में गुरु और शनि का अंतर, प्रत्यंतर या महादशा या अंतर आए, तो नवम भाव के दशम भाव के अधिपति और अष्टम भाव के अधिपति का जब संयोग होता है, तो व्यक्ति को सबसे पहले वैवाहिक सूत्र में बांधने के बारे में विचार करना चाहिए। जैसे ही व्यक्ति के जीवन में विवाह का योग बनेगा, निस्संदेह तुरंत ही सफलता के योग भी खुलेंगे और मार्ग बनने शुरू होंगे। एक बात यहाँ मैं जो जोड़ करके और भी कहना चाहता हूँ, वास्तविक रूप में आप जब देखें कि किसी भी व्यक्ति के अंदर जो विचार बनते हैं, वो ऐसे ही बिल्कुल भी नहीं बनते, और व्यक्ति के जीवन में जो घटनाक्रम बनते हैं वो ऐसे ही नहीं बनते। उसके पीछे बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी हमारे जीवन को छोटे स्तर पे, बहुत ही माइन्यूट और बहुत ही छोटे लेवल पे आकर के प्रभावित करती हैं। हमारे अंदर उठ रहे विचार, हम क्यों आखिर ऐसा सोच लेते हैं, हम क्यों कई बार जो है वो जिम्मेदारी लेने से भागते हैं, हम क्यों कई बार समाज का और बाहर के लोगों की जिम्मेदारी को
भार नहीं समझते, पर अपने ही परिवार, अपने ही बाल बच्चों के जिम्मेदारी को बहुत ही भारी समझ लेते हैं। और कई बार हम समाज के लिए बहुत सारा चीज देना और करना चाहते हैं, पर खुद के ही परिवार के लोगों को वो सुख और वो खुशी नहीं दे पाते। बहुत ही गरीब बच्चों को उठा करके खुद के गोद में ले करके खिला देना, उनको बिस्किट दे देना, उनको काम में उनके लिए कुछ बेहतर सोच लेना, पर घर के बच्चों के लिए वक्त नहीं होता। ये सारी चीजें, कई बार हम समाज को बहुत सारी चीजें दे दे करके अपना नाम रोशन करना चाहते हैं। छोटी चीजों से लेकर के बड़ी स्तर पे और बड़े लेवल पे जाकर के बहुत सारी चीजों को करने का दमखम रखते हैं। दुनिया को और दुनिया के लिए प्रसिद्ध होना चाहते हैं। कागज की डिग्रियों पे कोई भरोसा नहीं करना चाहते, और किसी भी तरीके का भरोसा है भी नहीं। मैं समझता हूं कि जिस व्यक्ति की कुंडली में दशम स्थान में गुरु हो, वह व्यक्ति कागज पे कभी भी भरोसा नहीं करता। उसके अंदर दिव्य ज्ञान के चक्षु होते हैं, जो निश्चित रूप से भौतिकीय नेत्रों से नहीं देखे जा सकते। दिव्य ज्ञान के चक्षु माथे के पिछले हिस्से में होते हैं, जो निश्चित रूप से व्यक्ति को पूर्व जन्म से ही मिली हुई है। पंचम भाव व्यक्ति का बलवान है। ऐसी अवस्था में व्यक्ति पूर्व जन्म से ही सामाजिक क्षेत्रों में काम करता हुआ आया है। इस वजह से ही अपने आप को अभी भी उसी क्षेत्र में जाने के लिए अवसर की तलाश में है। और निस्संदेह यहाँ पे मैं एक छोटी सी कथा कह देता हूँ। ये व्यक्ति या जिनकी ये कुंडली है, ये वृषभ लग्न की कुंडली है, जिसके अधिपति शुक्र होते हैं। और शुक्र जो होते हैं वो साक्षात हमारी कुंडली में भगवान परशुराम के रूप में उपस्थित होते हैं। शुक्र जो ग्रह है वो हमारी कुंडली में, जैसे मैंने एक कार्यक्रम करके बात बताई थी कि सूर्य हमारी कुंडली में भगवान राम के रूप में उपस्थित होते हैं, चंद्रमा हमारी कुंडली के भगवान कृष्ण होते हैं, मंगल हमारी कुंडली के नृसिंहावतार होते हैं, बुद्ध हमारी कुंडली के बुद्धावतार होते हैं, गुरु हमारी कुंडली में वामनावतार होते हैं, शुक्र हमारी कुंडली के शुक्राचार्य तो नहीं, शुक्राचार्य तो होते ही हैं, पर शुक्र वस्तुतः जो भगवान के अवतार हैं उनमें से परशुराम अवतार हैं, जिनको सत्य बोलने की दिव्य ताकत है और उनके पास शक्ति है। उसी तरीके से शनि जो है वो वाराह अवतार है, राहु और केतु जो है वो क्रमशः कश्यप और ऐसे, तो ऐसे करके शनि तक की बात है। तो ये बात मैंने जो कही कि शुक्र जो है वो वस्तुतः दैत्यों के गुरु हैं। शुक्र जो है वो दैत्यों के गुरु हैं, और ऐसी अवस्था में कि उन्होंने मृत संजीवनी विद्या का वर प्राप्त किया भगवान शिव की आराधना करके, और उसके बाद मृत संजीवन, और उनको जो है वो भगवान शिव ने समस्त इत्र का, फल का, फूल का, प्रेम का, लाड का, इतनी जितनी सारी चीजें होती है, संपदाओं का, सबका मालिक बना दिया और बोल दिया कि ज्योतिष में तुम इन सबके कारक के रूप में विद्यमान रहोगे, तुम्हारे कारक क्षेत्र में ये सारी चीजें आएंगी। पर उनको ये सब चीज चाहिए नहीं थे। उन्होंने अपना सर्वस्व जो है वो दे दिया दानवों को, और खुद जो है वो उनके गुरु बन बैठे। यह व्यक्ति कुछ भी अपने लिए नहीं रखना चाहता है और खुद को सीमाओं में नहीं बांधना चाहता है। एक ऐसा व्यक्ति जो एक ऐसे सिंहासन पे बैठना चाहता है जो सबके लिए और सबकी पहुंच के लिए बिल्कुल ही बराबर हो, और निस्संदेह वो एक ऐसे व्यक्ति के तौर पे अपने प्रभाव को विकसित करना चाहता है जो बिल्कुल ही राजकुमार की तरह हो, जिसके लिए सब कोई जैसे ही घर में प्रवेश करे तो सब लोग आ गया आ गया आ गया वाली बात हो, पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको किसी ने माला पहनाए हो तो, किसी ने 2 थप्पड़ लगा दिए हो तो, बंधना भी चाहता है और मुक्त भी होना चाहता है। तो वृषभ लग्न जो है वो वस्तुतः काम करने के लिए बेचैन है, क्योंकि वो तो ना तो बैठना चाहता है, क्योंकि वो बैल है। वृषभ मतलब बैल, चतुष्पद राशि है, वो चारों तरफ से काम करना चाहता है, स्थिर राशि है, स्थिर होकर के उसके जीवन के प्रत्येक काम बने। और निश्चित रूप से तो इस वजह से आपको सबसे पहले मैंने क्या बात कही, जिम्मेदारी क्यों नहीं लेना चाहता, क्योंकि जन्म कुंडली के 7वें भाव में वृश्चिक राशि बनी, जिसके अधिपति मंगल अष्टम में बैठ गए, और जन्म कुंडली में उस पे राहु की दृष्टि पड़ गई, तो शनि राहु का प्रभाव पड़ गया। मंगल का प्रभाव इसलिए क्योंकि जन्म कुंडली में मंगल की राशि बन गई। और गौर करिए तो इस भाव के अधिपति जो मंगल बनते हैं वो केतु से केंद्र में है, तो जिस भाव के अधिपति से अगर कोई पापग्रह केंद्र में होगा तो निश्चित रूप से इस भाव को प्रभावित करेगा। ये सिद्धांत है, सूत्र है। इसका मतलब है कि राहु की दृष्टि पड़ गई, शनि यहां बैठ गए, पापक प्रभाव तो देंगे ही। चंद्रमा की नीच दृष्टि, शनि का प्रभाव, मंगल की राशि, राहु की दृष्टि और केतु से केंद्र में। मतलब सबसे ज्यादा असर कौन सा भाव कर रहा है? व्यक्ति का व्यापार भाव और व्यक्ति का डेली रूटीन।
जन्म कुंडली का 7वां भाव जो होता है वो डेली रूटीन का होता है, जहां से आप प्रत्येक दिन जागते हैं, जहां से आप प्रत्येक दिन अपने आप को तय करते हैं कि नहीं आज मुझे कुछ अलग नया और बेहतर करना है। पर जन्म कुंडली में सभी ग्रहों का प्रभाव जब उसी ग्रह को प्रभावित करता है, उसी भाव को प्रभावित करता है, तो कई बार वो अपने आप को बंद कर देता है और कई बार वो किसी भी तरीके से अपने आप को एक्टिव नहीं कर पाता और डीएक्टिवेट हो जाता है, उस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाता, उस तरीके से अपने आप को इन्वेंट नहीं कर पाता है, अपना इम्प्लीमेंटेशन वो खो बैठता है। कई बार चूंकि शनि के ऊपर और चंद्रमा के ऊपर का जो प्रभाव है वो थोड़ा सा कमजोर भी हो रहा है, क्योंकि शनि चंद्रमा का प्रभाव जब एक दूसरे को देखेगा तो निस्संदेह जो है वो व्यक्ति के मन को अशांत करने का एक कारण भी बन सकता है। इस कारण से भी व्यक्ति के दिमाग में जितने भी चलचित्र बने होते हैं, चित्रपट जितने बने होते हैं कि मुझे ये करना है, वो कागज पे तो तैयार हैं पर वो मैकेनिज्म फील्ड में दिखता नहीं है। मतलब जो उसको कैसे एक्टिवेट करना है, उसको सड़क पे कैसे दौड़ाने की प्रक्रिया पे लेके जाना है, इस पे व्यक्ति को दिक्कत होती है। क्योंकि जन्म कुंडली का जो 7वां भाव है वो सबसे ज्यादा पीड़ित या परेशान या प्रभावित है, वो कुचक्र में फंसा हुआ है। इसके कारण व्यक्ति जो है वो अपना डेली लाइफ जी नहीं पा रहा या उस पर काम करने की आवश्यकता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को बजरंगबली की पूजा, मंदिर का दर्शन, क्योंकि शनि मंगल राहु केतु का प्रभाव है, और गणेश जी की चतुर्थी का व्रत आदि करना चाहिए। आपके विचार जो अगर जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते, व्यक्ति को समाज की जिम्मेदारी दो तो तुरंत उठा ले, पर घर की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता, क्योंकि ये गृहस्थ का भाव है। गौर करिएगा, ये आप हैं, ये आपके संबंध यहां से शुरू होते हैं, विवाह के लिए रिश्ते आते हैं। द्वितीय भाव के ऊपर से मंगल की दृष्टि पड़ रही है, एक पापक ग्रह की दृष्टि पड़ गई, और इस भाव से केंद्र में राहु बैठ गए, और इस भाव से केंद्र में केतु बैठ गए, और इस भाव पे मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ गई, और इस भाव के अधिपति इस भाव से चतुर्थस्थ बैठे हैं। ये ठीक है, लेकिन फिर भी जन्म कुंडली में यहाँ पे द्वितीय और चतुर्थ भाव के अधिपति का संबंध व्यक्ति की माता ही सर्वस्व हो जाती हैं, और वही पिता की भूमिका में व्यक्ति के जीवन का कई बार पोषण करती हैं। क्योंकि गौर करिए, व्यक्ति की कुंडली में मानसिक सुख, इनिशियल एजुकेशन और रिश्तों का बनना माता के ही कारण हुआ है। मातृपक्ष व्यक्ति का हमेशा मजबूत रहेगा। मातृपक्ष का मतलब माता के तरफ से आने वाले लोग, बहन हो जाए, आपका अपना सहोदर भाई हो जाए, मौसी हो जाएं, मामी हो जाएं, मामा हो जाएं, नाना हो जाएं, नानी हो जाएं, ये सब लोग आपके लिए बिल्कुल ही लालायित रहते हैं, और ये सब लोगों के सभी लोगों के दृष्टि में आप बिल्कुल ही राजकुमार से कम नहीं है। ऐसे मैं देख रहा हूं, क्योंकि जन्म कुंडली में दूसरे भाव के अधिपति का चतुर्थ भाव के अधिपति के साथ जाना, और वास्तव में एक बात और भी है, जन्म कुंडली में चतुर्थ भाव जो कि मेंटल स्टेब्लिशमेंट का कारक भाव होता है, जहां से आप बिल्कुल ही निश्चिंत होकर के सुखद निद्रा में जाते हैं, बिल्कुल ही एकदम बिल्कुल शांत होते हैं, जहां आपको कोई भी चिंता नहीं होती, उसी भाव के अधिपति पे राहु की दृष्टि है। इस वजह से भी व्यक्ति को वो निश्चिंतता में नहीं ले जाना चाहता है। अगर व्यक्ति जिम्मेदारी से भाग रहा है, चाहे वो वैवाहिक हो, चाहे किसी भी तरीके की जिम्मेदारी से हो, चाहे वो नित्य कर्म से अपने आप को बहुत अच्छे तरीके से फुलफिल नहीं कर पा रहा है, कभी समय पे नहाया, कभी नहीं नहाया, कभी टाइम पे जगा, कभी नहीं जगा, अगर ये प्रक्रम अगर चल रहा है तो निश्चित रूप से ये ग्रह का प्रभाव है। आप उसको अगर रिलेट करेंगे तो कारण क्या है, क्योंकि राहु ही आपके जन्म कुंडली के 7वें भाव को भी देख रहे हैं, और राहु ही जन्म कुंडली के मानसिक शांति के भाव को देख रहे हैं, जहां वो उसको विक्षिप्त करने का काम कर रहे हैं। अलग से चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव और अष्टम भाव के अधिपति भी तो देख रहे हैं। ज्योतिष का सूत्र क्या कहता है कि जन्म कुंडली के 8वें भाव के अधिपति जहां बैठेंगे और 8वें भाव के अधिपति जहां देखेंगे, दोनों ही जगह प्रभावित करेंगे बुरे तौर पे। तो 8वें भाव के अधिपति सबसे पहले तो पिता के सुख को छीन लेते हैं, होने के बावजूद नहीं होते। लेकिन गौर करिए, पिता हैं, क्यों हैं? क्योंकि पिता के सुख, पिता का उपभोग इस भाव के अधिपति ने आपके लग्न को देखा है। इसका मतलब होगा कि पिता हैं तो अवश्य, पर दूर हो सकते हैं। दूर क्यों हो सकते हैं? क्योंकि चतुर्थ भाव पे शनि की भी तो दृष्टि शत्रु की पड़ रही है। सूर्य की राशि शत्रु की राशि होती है शनि के लिए, तो अष्टम भाव के अधिपति गुरु देख लिए, चतुर्थ भाव के अधिपति पे राहु की दृष्टि पड़ गई, तो यहाँ पे मानसिक सुख वो देना नहीं चाहते। और उसके बाद जन्म कुंडली में भाग्य भाव और पिता के सुख भाव के अधिपति, उस पे राहु की दृष्टि पड़ गई, नीच की दृष्टि पड़ गई। राहु वृश्चिक राशि को नीच की राशि से देखते हैं। ये सारे जो घटनाक्रम बन रहे हैं वो जातक के जीवन को बहुत ही गंभीरता से, आप किसी भी चीज को ऐसे यूं ही नहीं छोड़ सकते, और किसी ना किसी तरीके से वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कनेक्शन उसका हमारे एलिमेंट से जरूर होता है,
जो निश्चित रूप से बाहर होते हैं, जो साक्षात दूरबीन से देखे जाते हैं। आपको क्या लगता है कि अगर ग्रह की रोशनी हम तक नहीं पड़ती और अगर वो हमें प्रभावित नहीं करते तो निस्संदेह टेलीस्कोप और माइक्रोस्कोप और पता नहीं क्या क्या ये जितने स्कोप बनाए गए हैं उसका कोई आधार नहीं था। गैलीलियो, आर्यभट्ट और वाराहमिहिर आदि जितने भी, कालिदास, पाराशर ऋषि, ये सब ऐसे ही थे, थोड़ी थे। 25 मिलियन ग्रंथ लिखे गए हैं इस शास्त्र पे और वो यूं ही नहीं हो सकते। 25 मिलियन ग्रंथ लिखने का मतलब वास्तव में तो कोई 25 मिलियन लोग पागल नहीं हो सकते। एक व्यक्ति पागल हो सकता है, नकुल पाराशर हो सकता है, पाराशर ऋषि नहीं हो सकते, वाराहमिहिर नहीं हो सकते, चाणक्य नहीं हो सकते, कालिदास नहीं हो सकते, वशिष्ठ मुनि नहीं हो सकते, भारद्वाज नहीं हो सकते। विचार करिए। और निश्चित रूप से हमारे पास उनको कहीं से भी चैलेंज करने की शक्ति नहीं है। आप एक बार जो है वो क्या बोलते हैं उसको, जिसने कहा था कि बंदर की पूंछ है, वो कौन है जिसने कहा था कि जिराफ की गर्दन इसलिए लंबी हो गई क्योंकि वो पेड़ों के पत्तों को छूने की कोशिश कर रहा था, वृक्ष के पत्तों को छूने की कोशिश कर रहा था, इस वजह से वो उसकी गर्दन लंबी हो गई। फिर जाके रुक क्यों गई, और बढ़ जाना चाहिए। या फिर बंदर, हमारे पूर्वज बंदर थे, हम बंदर हैं। ये मूर्खता भरी बातें कौन करता है? कौन था वो मुझे याद भी नहीं है, पर हाँ मैंने कहीं सुना है ये कि एक कोई था ऐसा व्यक्ति जिसने ऐसी बातें कही थी और उसको ही हम लोग फॉलो करते आए हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारे पूर्वज कभी भी बंदर नहीं थे, हम मनुष्य ही पैदा हुए थे। नहीं तो अगर ऐसी स्थिति होती तो विचार करके देखो, कान के कुंडल जहां लगाए जाते हैं इसका कोई अस्तित्व नहीं है, इसकी कोई उपयोगिता नहीं है, पर 1000 वर्षों का इतिहास है कि कान के नीचे ये लटक रहे होते हैं। है कि नहीं बात? इसको तो खत्म हो जाना चाहिए था, नहीं होना चाहिए था। आप जरा सोच के देखिए कि हमारे शरीर में ऐसे बहुत सारे अंग हैं जो बिल्कुल भी बेकार के हैं, जैसे अपेंडिक्स जिसको बोला जाता है, उसकी कोई महत्ता नहीं है पर फिर भी वो है। कई सारी चीजें हैं दुनिया में, आप उठा करके देखिए, जहां पे बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसकी कोई उपयोगिता नहीं पर फिर भी वो है, क्योंकि उसकी अपनी अलग महत्ता है। और कोई भी विज्ञान जो है वो आकर के स्टॉप हो जाता है, पर पुराण, वेद, जहां पे संपूर्ण ज्ञान के अघोषित भंडार भरे पड़े, उसको कोई चैलेंज नहीं कर सकता। तो इन सब चीजों पे भी विचार करने की बात है कि वस्तुतः जो है वो हम एक ऐसे शास्त्र पे चर्चा कर रहे हैं जो बिल्कुल ही निर्विवाद है। मध्यकाल में निश्चित रूप से ऐसे लोग आए जो जिनके कारण ये जो ग्रंथ है वो विवादित हो गया या फिर वो किसी झूठ का शिकार हो गया, पर वस्तुतः निश्चित रूप से ये वैचारिक है और ये एक ऐसी सत्ता है, एक ऐसा सिंहासन है जिसपे कभी भी प्रश्न चिन्ह नहीं लगाए जा सकते। ये बात है। तो ये कारण है जो जहां पे, क्योंकि जन्म कुंडली में जिम्मेदारी लेना नहीं चाहता है व्यक्ति, क्योंकि राहु ये करना ही नहीं देना चाहते आपको। वस्तुतः आपके दिमाग में जो विचार चलते हैं वो ऐसे ही नहीं चलते, क्योंकि राहु जो है वो आपके सूर्य को, आपके आत्मबल को कई बार कमजोर कर देता है, कंफ्यूज कर देता है, और ऐसा उसको लगने भी नहीं देता कि मैं कमजोर हूं या फिर मुझे किसी आत्मबल की क्षीणता ने कमजोर कर रखा है, जो मुझे मैदान में उतरने नहीं देता या जो मेरे ही काम को सही तरीके से परफॉर्म नहीं करने देता है। इसका मतलब है कि हमें सूर्य की आराधना भी करने की आवश्यकता है, क्योंकि सूर्य पे और सूर्य के भाव पे शनि की दृष्टि और सूर्य पे राहु की दृष्टि, विचार करने की बात है। मंगल आपको लाभ देते रहेंगे। मंगल की दृष्टि वैवाहिक संबंध के लिए कई बार चीजें आती ही नहीं है, और कई बार आए भी तो कमजोर आ जाए। मंगल की 8वीं दृष्टि कई बार छोटे भाई बहनों से संबंध कमजोर करने पे तुले रहते हैं, कई बार उनसे थोड़ी थोड़ी तू तड़ाका बनी रहेगी, क्योंकि ये छोटे भाई का भाव है। यहाँ का अधिपति आपकी कुंडली के लग्न में बैठा, आप उनसे दूर नहीं जा सकते, आपके व्यक्तित्व पे उसका असर होगा। लेकिन मंगल का प्रभाव यहाँ पे उसमें विष घोलना चाहता है, नीच की दृष्टि देख रहा है। मंगल कर्क राशि को देखेंगे तो नीच की दृष्टि होगी, उस पर राहु का प्रभाव है, तो मंगल की दृष्टि और राहु की दृष्टि, और इस भाव के अधिपति चंद्रमा जो है वो शनि से प्रभावित है। इस कारण से व्यक्ति के जीवन में छोटे भाई बहनों का कई बार जो है वो मेल थोड़ा कमजोर सा होता है। निश्चित रूप से इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार हो सकते हैं, ऐसा मैं कह सकता हूं। तो इतनी सारी चीजें मैंने बताई। दशमांश कुंडली में गुरु मंगल का शिक्षक ये योग किसी को कन्विंस करके
आप अपना माल बेच सकते हैं और अपने आप को सिद्ध कर सकते हैं। दशम भाव के अधिपति गुरु उसको देख रहे हैं, चतुर्थ भाव के अधिपति दशम भाव के अधिपति दशम भाव को देख रहे हैं, और बुध जैसा ग्रह जन्म कुंडली में कहाँ बैठा? अष्टम भाव में, छठवें भाव में। गौर करिए, काम आगे क्यों नहीं बढ़ता कई बार? क्योंकि दशमांश कुंडली के लग्नेश जो है वो बार बार एक ही काम को 3 बार 4 बार करवाना चाहते हैं। इस वजह से गणेश चतुर्थी का व्रत मैंने कहा है। गौर करिए, शनि उच्च के बैठे हैं, जरूर ही व्यक्ति सफल होगा, पर 2023 के नवंबर के बाद और विवाह करने के बाद पुत्र के जैसे ही व्यक्ति के गोद में पुत्र आ जाए उसके भाग्य का उदय हो जाए, गारंटी लिख के दे सकता हूं। यहां भी पंचम भाव बलवान है, यहां भी पंचम भाव में शनि उच्च के बैठे हैं, यहां भी पंचम भाव बलवान है। व्यक्ति के जीवन में जब तक अपने पुत्र का योग नहीं होगा, अपने पुत्र को वो गोद में नहीं लेगा, तब तक वो सफलता के लिए धूल फेंकता रहेगा और चाटता रहेगा। शनि अपने नक्षत्र में, सूर्य अपने नक्षत्र में, बुध हस्त नक्षत्र में व्यक्ति को कंफ्यूज करते रहते हैं। चंद्रमा के ऊपर शनि का प्रभाव व्यक्ति को एक जगह टिक करके काम न करने का बल देता है। हालांकि व्यक्ति फिर भी इस चीज से मुक्त है कि वो अपने आप को कंसंट्रेशन के साथ जोड़ देता है। कारण, क्योंकि बुध और चंद्रमा का संबंध नवम पंचम का बन रहा है, और चंद्रमा और गुरु का संबंध कहीं ना कहीं व्यक्ति को सफल अवश्य कराएंगे, भरे विलंब से सही, क्योंकि शनि है, देर से देंगे। गुरु मंगल का प्रभाव बहुत अच्छा, व्यक्ति मेहनती है और जीवट है, छोड़ना नहीं चाहता आसानी से किसी भी चीज को। और सूर्य धनदायक हैं, वस्तुतः पराक्रम के साथ व्यक्ति का धन मिलेगा। कार्य क्षेत्र में छोटी मोटी परेशानियां हमेशा बनी रहेंगी, उसको लेकर के कभी भी व्यक्ति को निराश नहीं होना चाहिए, उसको लेकर के व्यक्ति को कभी भी हताश होने की कोई आवश्यकता नहीं है। यह आपके जीवन का अंग है, और जितनी जल्दी आप इसको एक्सेप्ट कर लेते हैं, दुनिया को जितनी जल्दी, परिवार को जितनी जल्दी अपने भुजाओं में भर लेते हैं, उसी दिन आप जीत जाएंगे। निश्चित रूप से जन्म कुंडली के चतुर्थ भाव के अधिपति पे शनि मंगल राहु केतु के प्रभाव होने से व्यक्ति कई बार अपने ही घर में 4 दीवारी में बंद हो जाता है, कैद हो जाता है, लोगों से मिलना जुलना बंद कर देता है। और कई बार, हालांकि वृषभ लग्न में चंद्रमा का उच्च का होना व्यक्ति को अपने से बड़ों का, बुजुर्गों का, धर्म ग्रंथों का, पुरोधाओं का, इतिहासकारों का, जो लेखक होते हैं, इन लोगों का बहुत ही अच्छे तरीके से स्वागत करता है। क्योंकि गुरु केंद्र में बैठे हैं, किम कुर्वन्ते सर्वे ग्रहा यस्य केंद्रे बृहस्पति। तो गुरु केंद्र में बैठे तो व्यक्ति को कभी भी गंदगी में नहीं रखेंगे, क्योंकि वो स्पष्ट है। अच्छे आभूषण पहने, कभी कुछ भी पहन ले, कभी बिल्कुल ही नया पहन ले, मतलब कोई एक तरीका नहीं है, ये कोई सिम्टम नहीं है कि ऐसे ही मुझे जीना है। वो कभी भी किसी सीमा में अपने आप को बांध के रख ही नहीं सकता है, क्योंकि वो स्वतंत्र है। चंद्रमा लग्न में बैठा है जो माथे पे रहता है भगवान शिव के, और शनि जैसा अनुशासित ग्रह जो उसको दूसरों के लिए अनुशासन की अपेक्षा रखता है कि मेरे सामने अनुशासित होके रहो, मेरे लिए अनुशासित हो जाओ, भले मैं रहूं या ना रहूं। वो गंभीर बनाना चाहता है, गंभीर दिखाना चाहता है, चाहे वो हो या ना हो। खुद के लिए नहीं, लोगों से वो अपने आप को गंभीर दिखाना चाहता है। मेरी बात मानी जाए, मेरे काम हो, मेरा काम पहले हो, और मैं समाज के लिए ही तो कर रहा हूं, क्योंकि उसको ये बात पता होती है। लोग ये बात नहीं जानते, इस वजह से कई बार वो जातक दूसरों के लिए कई बार क्रूर हो जाता है या नष्ट करने की स्थिति में आ जाता है और खुद को घोंटता रहता है। ये बहुत सारी चीजें हैं जो आपके ऊपर काम कर रही हैं, इस पर ध्यान देने की बात है। चोट चपेट की घटनाएं, कई बार पुल, नदी, नाला, जंगल, पहाड़, झरना, इन सब चीज़ों से थोड़ा बचना चाहिए। सिंह वाले जानवरों से बचना चाहिए। गंभीर बहुत ज़्यादा होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपकी कुंडली के लग्न में चंद्रमा है, आप जितना ज़्यादा लिबरल होंगे, जितने ज़्यादा आपके अंदर उदारता की स्थिति देखी जाएगी, जितना ज़्यादा कोमल और जितना ही ज़्यादा प्रभाव से एकदम बिल्कुल सबको लगा लेने वाला, सबको उठा लेने वाला, सबको अपने माथे पे बिठा करके सबके सामने बिल्कुल निश्चल भाव से जितना ही व्यक्ति विनम्र होकर के सामने उपस्थित होगा, उतने ही चंद्रमा, जैसे चंद्रमा कौन है, आप ये सारे गुण चंद्रमा में देख सकते हैं। इसी वजह से वो भगवान आशुतोष के माथे पे विराजमान है। अगर ऐसा नहीं होता तो निश्चित रूप से वो कहीं और होता। ये बातें मैंने कही। मंगल आपकी कुंडली के लिए जो स्थिति बना करके बैठे हैं उसके आधार पर वो ऊर्जावान बना रहे हैं। बुध आपकी कुंडली में अस्त हो रहे हैं, इस वजह से भी कई बार जो चीजें हैं वो पंचम भाव थोड़े कमजोरीपन के साथ एक्टिव होती हैं। हालांकि व्यक्ति ऑर्गेनाइज हो जाएगा और बुद्धिमान भी है। गुरु आपकी कुंडली के लिए बहुत अच्छी स्थिति में बैठे हैं, पर वो कुछ कमजोरी भी दे रहे हैं, जिनके बारे में मैंने चर्चा करी पिता वाले बारे में। शुक्र जो है वो आपकी कुंडली में खर्चीला स्वभाव देते हैं,
पर कई बार व्यक्ति जो होता है बहुत ज़्यादा नहीं होता, वो एक सामान्य सी बात है। उसको मैं ऐसे कह सकता हूँ कि व्यक्ति के जीवन में शुक्र का प्रभाव है, जितनी जल्दी हो सके व्यक्ति को विवाह के बारे में विचार करना चाहिए। शनि आपकी कुंडली के लिए अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं, इस वजह से आपको अनुशासित बना रहे हैं और बहुत बेहतर बनाएंगे। कई बार व्यक्ति को सफोकेट करते हैं और कई बार वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल भी हो जाता है और कई बार वो तार्किक बहुत ज़्यादा हो जाता है, क्योंकि शनि और बुध का संबंध और तृतीय एकादशवें का बन रहा है, शनि और गुरु का संबंध केंद्र का बन रहा है, तो शनि भी गुरु होते हैं और गुरु भी गुरु होते हैं। ऐसी अवस्था में व्यक्ति के पास कट्टरता भी है और कोमलता भी है, तो दोनों ही जीवन में एक साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस वजह से व्यक्ति कई बार उसमें से कंफ्यूज हो जाता है और उसको पता नहीं चलता कि मुझे एक्चुअल में करना क्या है, मुझे कौन से रूट को तय करना है, जहां वो कई बार बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है और बहुत ही ज़्यादा कट्टर है या बहुत ज़्यादा टफ है, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं। तो ये चीज़ें जो है वो उसमें से उसको कौन से चीज़ का चयन करना है, इसमें व्यक्ति को कन्फ्यूज़न हो जाती है। ये भी नहीं होती दरअसल अगर सूर्य पे राहु का प्रभाव नहीं होता। आपकी कुंडली के लिए षडबल में चंद्रमा, मंगल, शुक्र, शनि आदि ये सारे ग्रह अच्छे बने हैं। गुरु के बाद शनि की दशा और भी अच्छी होगी। शनि की दशा आ रही है जहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा अवसर मिलेगा। अभी गुरु में गुरु है, इस वजह से थोड़े से कंफ्यूजन में होते हैं वो कई बार। हालांकि अभी आने वाली दशाएं और भी ज़्यादा अच्छी आएंगी, जिसके लिए आपको अभी से उसके लिए कार्रवाई करनी चाहिए। कुछ इसी तरीके से बहुत ज़्यादा कार्यक्रम बड़ा हो जाता है, बोलना तो और कुछ चाहता था पर वक्त की कमी है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कल एक बार फिर से उपस्थित होंगे आप सबके सामने। विवाह पहले तभी जाकर के करियर का उत्थान, इसका एक कारण यहाँ भी है। शुक्र, चंद्रमा, सूर्य सब एक साथ बैठे हैं, सप्तम भाव में मंगल बैठे हैं जो कि जन्म कुंडली के रोगेश होते हैं। इस कारण से भी शनि उच्च के बैठे हैं, उनकी तीसरी दृष्टि है, इस कारण से भी पर गुरु की दृष्टि है यहाँ पे, विवाह हो और जल्दी हो। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।